नमस्कार। पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। पीएम मोदी इंडिया 2047 के टारगेट को अचीव करने में लगे हुए हैं। उनको 2028 तक किसी भी हाल भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना ही बनाना है और इसके लिए पूरी जी जान से पीएम लगे हुए हैं। बुधवार को ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर मुंबई आए। दोनों देशों के बीच कारोबार को 2030 तक डबल करने का लक्ष्य रखा गया। इधर कीर स्टारमर इंडिया आए, उधर पाकिस्तान में भूचाल आ गया बॉस। पाकिस्तानी मुल्ला मुनीर और शहबाज को कोस रहे हैं कि ये दोनों अमेरिका में तफरी करके आए हैं क्या। और दूसरी तरफ भारत शानदार डील कर रहा है, मजबूत ट्रेड पार्टनर बना रहा है। स्टारमर के इंडिया दौरे को लेकर पाकिस्तान में और क्या क्या कमेंट्री चल रही है आज आपको दिखाऊंगा। आज की क्लास में यह भी बताऊंगा कि कैसे मोदी की नीति पर दुनिया का भरोसा और मजबूत हो रहा है, क्यों दुनिया ट्रंप और मोदी नीति का विश्लेषण करते हुए मोदी को 10 में 10 नंबर दे रही है। हाल तो यह है कि अमेरिकी सांसदों का ग्रुप ट्रंप को चिट्ठी लिख रहा है, भाई ये अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, गलती सुधार लो, भारत पर लगाए 50% टैरिफ को वापस ले लो, वरना अमेरिका को ग्रेट बनाने का आपका सपना पूरा ना होने वाला। इस सब के बीच पुतिन ने भारत को कच्चे तेल की खरीद पर बड़ा डिस्काउंट दिया है। चीन पहले ही भारतीय दवाओं पर टैरिफ शून्य कर चुका है। मतलब कुल मिला लीजिए तो हर कोई भारत को अपने साथ रखने के लिए बेताब है, क्योंकि भरोसा मोदी नीति पर है। This is the biggest trade mission to India that the UK has ever sent. So I'm much looking forward to working with you as we explore all of the opportunities and take full advantage of the opportunities in our new free trade agreement. So ट्रंप जिस भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे थे, जिस डेड इकोनॉमी वाली लाइन पर देश के एलीट पॉलिटिशियन फूले नहीं समा रहे थे और तालियां बजा रहे थे, उसी कथित डेड इकोनॉमी के साथ रफ्तार पकड़ने को दुनिया भर के देश बेचैन हैं। ये मोदी नीति का 3 डायमेंशनल इफेक्ट है, यानी दोस्ती, डिप्लोमेसी और डील। भारत और मोदी की नीति का सूत्र भावनात्मक है, कारोबार से सांस्कृतिक साझेदारी तक। पीएम मोदी ने यही संदेश इस वीडियो को शेयर करते हुए दिया। एड शीरन और अरिजीत सिंह के सफायर का अद्भुत प्रस्तुतिकरण, जो भारत ब्रिटेन की सांस्कृतिक साझेदारी का एक बेहतरीन उदाहरण है। और ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर भी भारत के रंग में रंग गए। मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई, because we are doing something remarkable together. We're taking this incredible partnership between our two nations and redefining it with a new level of ambition for a new era. ब्रिटेन के अलग अलग फील्ड्स के 125 से ज्यादा एक्सपर्ट्स का डेलीगेशन पीएम कीर स्टारमर के साथ भारत पहुंचा तो शोर तो मचना ही था, क्योंकि भारत और ब्रिटेन के बीच डील कोई छोटी मोटी डील नहीं है। अगले 10 साल यानी 2035 तक के शानदार ब्लूप्रिंट पर दोनों देश काम करने वाले हैं। जो बड़े फैसले हैं वो ये कि दोनों देश एआई को बढ़ावा देने के लिए ज्वाइंट सेंटर खोलेंगे। भारत यूके कनेक्टिविटी और इनोवेशन सेंटर खोलेगा। क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी बनेगी। इसका एक सैटेलाइट कैंपस झारखंड के धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में बनेगा। इतना ही नहीं, ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटीज भारत में अपना कैंपस खोलेंगी। तो सवाल यह है कि नेशन फर्स्ट वाली थ्योरी कहां सिद्ध हो रही है, पहली तस्वीर में या फिर दूसरी तस्वीर में। फिलहाल तो मोदी स्टारमर का विजन 2035 पाकिस्तानियों के सीने पर सांप की तरह लौट रहा है। फर्क लीडरशिप का है। एक्सपर्ट कहते हैं कि लीडरशिप की कंगाली पाकिस्तान और अमेरिका दोनों में दिख रही है।
ट्रंप जिस नीति को अमेरिका को ग्रेट बनाने वाली नीति का रोड मैप बता रहे थे, उसने अमेरिका की आर्थिक और कूटनीतिक दोनों ही स्तरों पर भद्द पिटा कर रखती है। जिस तरह की अनिश्चितता वाली राजनीति ट्रंप की है, उसने दुनिया में एक बड़ी हलचल पैदा कर दी है। कोई ऐसा देश नहीं जो ट्रंप से खुश है। यह अलग बात है कि कुछ मजबूरी में तो कुछ डर कर समझौता कर रहे हैं, लेकिन भारत अपने हितों को लेकर मजबूत है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तो साफ कह दिया है कि समझौता ऐसा होना चाहिए जहां हमारी सीमाओं और रेड लाइन का सम्मान हो। ट्रंप की दिक्कत यह है कि भारत और पाकिस्तान को एक ही लेवल पर देख लेते हैं, और यही वजह है कि खुद उनके यहां के थिंक टैंक्स के निशाने पर ट्रंप है। लेकिन क्या करें जब बुद्धि विपरीत हो। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि घरेलू नीति हमें केवल पराजित कर सकती है, लेकिन विदेश नीति हमें मार सकती है। एक्सपर्ट कहते हैं कि दुर्भाग्य से डोनाल्ड ट्रंप आज के अमेरिका का जो हाल कर रहे हैं, उसमें ट्रंप की घरेलू नीति और विदेश नीति दोनों ही खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ ट्रंप की घरेलू नीति लेकर अमेरिकी थिंक टैंक खतरे की घंटी बजा रहा है, दूसरी तरफ ट्रंप की विदेश नीति ने दुनिया को परेशान कर रखा है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप बदले की आग में जल रहे हैं? क्या ईगो सेंट्रिक ट्रंप को भारत की तरक्की खटक रही है? क्या अहंकार में भरे ट्रंप की विदेश नीति अमेरिकी हितों की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है? अमेरिका के लिबरेशन डे के दिन जिस रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर ट्रंप अवतरित हुए थे, ट्रंप की उस नीति ने दुनिया भर में अमेरिका को एक अविश्वसनीय देश के रूप में स्थापित तो किया ही, अमेरिकन्स को भी ट्रंप के नेगेटिव माइंडसेट से भरे इस टैरिफ का फायदा नहीं मिला। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर और आईएमएफ की पूर्व चीफ गीता गोपीनाथ ने आसान शब्दों में ट्रंप टैरिफ का विश्लेषण किया है, कुछ सवालों के साथ। सवाल ये कि क्या ट्रंप टैरिफ से ट्रंप सरकार का रेवेन्यू बढ़ा? जवाब है हाँ, बढ़ा। लेकिन खास बात यह रही कि टैरिफ की अदायगी या तो अमेरिकी कंपनियों ने की या कुछ भार उपभोक्ताओं पर डाल दिया गया। दूसरा सवाल, क्या ट्रंप टैरिफ से अमेरिका में महंगाई कम हुई? जवाब है नहीं, बल्कि ज्यादातर सभी प्रोडक्ट्स पर महंगाई बढ़ी और घरों में इस्तेमाल होने वाले सामान भी महंगे हुए। तीसरा सवाल, क्या ट्रंप टैरिफ से व्यापार संतुलन में सुधार हुआ? जवाब है इसके कोई संकेत नहीं मिले। चौथा सवाल, क्या अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग में कोई सुधार हुआ? तो इसके भी फिलहाल कोई संकेत नहीं है। मतलब सीधा है कि ट्रंप टैरिफ का अमेरिका की पूरी व्यवस्था पर असर विशुद्ध रूप से नकारात्मक यानी नेगेटिव ही रहा। आईएमएफ की पूर्व चीफ गीता गोपीनाथ का यह एनालिसिस बताने के लिए काफी है कि ट्रंप नीति ने कैसे अमेरिका की भद्द पीटी है। लेकिन कुछ और भी है जिसकी चर्चा अमेरिकन मीडिया में खूब है। वो है ट्रंप टैरिफ के पीछे का डर और ट्रंप के दबाव और अनैतिक टैरिफ के सामने पीएम मोदी का अडिग रहना। पीएम मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति, जिसकी तारीफ अमेरिकन एक्सपर्ट कर रहे हैं। मुंबई में मोदी स्टारमर की मुलाकात और भारत यूके के बीच की ऐतिहासिक डील, दोस्ती और डिप्लोमेसी भी ट्रंप को चिढ़ा सकती है। ट्रंप भले भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड बताएं, लेकिन जो सच है वो दुनिया देख और समझ रही है। भारत की इकोनॉमी और मोदी नीति की मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रही है। मोदी के विजन 2047 की चर्चा कर रही है। It is significant that we're meeting here in Mumbai as India's economic and financial capital because India's growth story is remarkable. I want to congratulate the Prime Minister on his leadership, aiming to be the world's third largest economy by 2028. And your vision of Vikrat Bharat is to completely develop the country by 2047. And everything I've seen since I've been here is absolute proof to me that you're on track to succeed in that. So we want to be partners on that journey. And my visit this week is about doubling down on the potential of our trade deal for the benefit of all of us.
And that's why I brought a record 126 British businesses with me to India this week. तो लौट कर तस्वीर फिर यही आती है कि ट्रंप ने अपनी नासमझी में क्या गलत ट्रैक पकड़ लिया और जो 25-30 साल आगे की दुनिया की तस्वीर देख रहे हैं उनको भरोसा भारत और मोदी पर है। पूरी कतार लगी हुई है भारत के साथ ट्रेड करने वाले देशों की। चीन, यूएई, रूस, सऊदी अरब, नीदरलैंड, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश भारत के साथ ट्रेड करने को बेताब हैं। ऐसा नहीं है कि भारत अमेरिका के साथ अपने कारोबारी रिश्तों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता से पीछे हटा है। ट्रेड को लेकर भारत की नीति साफ है, वो ये कि किसी दबाव के सामने भारत अपने हितों से समझौता करने वाला नहीं। पिछले दिनों विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यही बात दोहराई थी कि अमेरिका को भारत की रेड लाइन का सम्मान करना होगा। Realities, and my reality right now is at 25 and 25%, a 50% tariff, and that is what right now we are negotiating. So, whatever happens, at the end of the day, there has got to be a trade understanding with the United States. There has to be one because it is the world's largest market, but also because it is, much of the world has reached those understandings. But it has to be an understanding where our bottom lines, our red lines are respected. In any agreement, there are things you can negotiate and there are things you can't. भारत ने अपनी स्थिति साफ कर दी है और वो स्थिति बदलने वाली नहीं, खासकर तब तो और भी नहीं जब ट्रंप दुनिया को इस्लामिक आतंकवाद की सप्लाई करने वाले मुनीर और शहबाज जैसों के आगे बिछे जा रहे हैं। वो इस्लामिक आतंकवाद जिसके खिलाफ कभी ट्रंप की जुबान भी खूब बोलती थी। अमेरिका को शटडाउन करने वाला मामला मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया ही था, जिसे ट्रंप को कंफ्यूज्ड घरेलू नीति के तौर पर देखा गया। हाल है ये है कि सोशल मीडिया पर अमेरिकियों के बीच ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर तंज कसे जा रहे हैं। जैसे कि आजकल अमेरिकी सुबह उठते ही सबसे पहले अखबार खोजते हैं या टीवी खोलते हैं, यह देखने के लिए आज ट्रंप ने क्या अफलातूनी फैसला ले लिया या किस मुद्दे पर पलटी मार दी। अमेरिकी विदेश नीति को तो बैक गियर लगाकर ट्रंप ने 20 साल पहले पहुंचा दिया है। अब अमेरिका के अलग अलग स्टेट्स में नेशनल गार्ड की तैनाती को लेकर भी खूब किरकिरी हो रही है उनकी। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ट्रंप इतना डरे क्यों, किससे डर लग रहा है। अब तो नेशनल गार्ड्स की तैनाती का मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। यह तो हुई ट्रंप की घरेलू नीति की बात। दूसरी तरफ आप देखिए कि पाकिस्तान में आतंकी संगठन जैश अब ISIS, बोको हराम, हमास जैसे आतंकी संगठनों की तर्ज पर महिलाओं को अपने संगठन में शामिल करने का ऐलान कर चुका है। लेकिन शांति दूत का चोला ओढ़कर आतंकी राष्ट्र के साथ अपने निजी हितों को साधने में लगे ट्रंप ने ऐसा लगता है जैसे आतंकवाद पर आंखें मूंद रखी। ट्रंप की हिपोक्रेसी का यह फर्क दुनिया में उन्हें और ज्यादा अविश्वसनीय बना रहा है। हाल देखिए कि ट्रंप गुलाटी मारकर इस्लामिक आतंकवाद की उसी फैक्ट्री में जा खड़े हुए हैं और आतंकियों के आकाओं से हाथ मिलाकर फूले नहीं समा रहे, जिन्होंने 9/11 की घटना को अंजाम देने वाले ओसामा बिन लादेन को अपनी जमीन पर पनाह दी। पूर्व अमेरिकी NSA जैक सुलिवन जैसे व्यक्तियों ने सार्वजनिक रूप से आरोप ट्रंप पर लगाए हैं कि ट्रंप ने पाकिस्तान में अपने परिवार के व्यावसायिक हितों को साधने के लिए अमेरिका की भारत के साथ दशकों पुरानी रणनीतिक साझेदारी को दांव पर लगा दिया। लेकिन बात अब आगे की है। नोबेल पीस प्राइज वाला सपना टूटने के बाद खिन्न मन से भरे ट्रंप अब क्या करेंगे? रही बात भारत की, तो उसने गेंद उसी शर्त पर अमेरिकी पाले में डाल रखी है जिन शर्तों पर वो पहले भी कायम था। रही बात मोदी की, तो वो कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ संकेतों में ओवल हाउस तक पहुंचा ही देते हैं। हम दूसरे देशों को टेक्नोलॉजी शेयर करने के साथ ही टेक्नोलॉजी डेवलप करने में भी मदद दे रहे हैं
और ये डिजिटल एड नहीं है, वरना दुनिया में कई लोगों को शौक है, हम एड दे रहे हैं। समझदार को इशारा काफी है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत अमेरिका के संबंधों को ट्रंप नीति ने मुश्किल दौर में ला खड़ा किया है, लेकिन भारत ने ट्रंप को अपने इरादे बता दिए हैं कि वो अपने हितों से समझौता किसी कीमत पर नहीं करेगा, न ही अपनी स्वतंत्र विदेश नीति में किसी तरह की दखलंदाजी बर्दाश्त करेगा। अगर देखें तो मुख्य रूप से ट्रंप नीति की 4 बड़ी वजहें हैं जिनको लेकर पीएम मोदी सख्त हुए हैं। इसमें भारत पर 50% का टैरिफ तो है ही, इसके साथ ही टैरिफ पर भेदभाव वाली नीति भी एक बड़ी वजह रही। ट्रंप की पाकिस्तान से नजदीकी ने भी भारत अमेरिका संबंधों को कमजोर किया और भारत को अपनी विदेश नीति में दखल भी नामंजूर है। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप अपनी नीति में बदलाव करेंगे? कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि यह तब तक नहीं होगा जब तक ये 2 शख्स ट्रंप के कान में अपना मूर्खता भरा और विध्वंसक मंत्र फूंकते रहेंगे। एक अमेरिका के कॉमर्स मिनिस्टर हावर्ड लुटनिक और दूसरा ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो। दोनों की ही भारत के साथ अमेरिका के संबंधों को बिगाड़ने में एक बड़ी भूमिका मानी जाती है। मनोवैज्ञानिक फ्रायड के शब्दों में कहें तो क्या ट्रंप की पर्सनालिटी अहंकार और परा अहंकार यानी सुपर ईगो की गिरफ्त में है? महान बनने की महत्वाकांक्षा ने सही गलत का फर्क करने की उनकी क्षमता को क्या हर लिया है? लगता तो ऐसा ही है। ट्रंप का शांति का मसीहा बनने की ललक, बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग लीडर बनने का सपना, पाकिस्तान पर भरोसा करने का उनका शगल और इतिहास पुरुष बनने का ख्वाब अमेरिका को फौरी तौर पर सबसे मुश्किल दौर में ला खड़ा कर रहा है। इजराइल हमास के बीच युद्ध रुकवाने का दावा करके भले ट्रंप अपनी पीठ खुद थपथपा ले, भले उनके चापलूस मंत्री संतरी उन्हें द पीस प्रेसिडेंट का तमगा लगा दे, लेकिन सच क्या है वो दुनिया जानती है। कहा तो यह भी जा रहा है कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाले ट्रंप अपनी नीति के जरिए एक तरह से हमास को फिर से अपनी ताकत बढ़ाने का मौका दे रहे हैं, क्योंकि इजराइल हमास को पूरी तरह से खत्म करने के नजदीक पहुंच चुका था। लेकिन ट्रंप की नोबेल प्राइज वाली सनक ने ऐसा होने नहीं दिया। यह बात भी कही जा रही है कि हमास किसी भी सूरत में हथियार नहीं डालने वाला, वो शांति का दिखावा कर रहा है। मतलब आप देखिए कि ट्रंप ने अपनी सनक में क्या हाल कर रखा है पूरी दुनिया का और खुद अमेरिका। दुनिया में ट्रंप ने अमेरिका की हैसियत ऐसी कर दी है कि हर कोई मुंह दबाकर उस पर हंसता है। पिछले दिनों अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी राम और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बात करते दिखे, जिसमें वो ट्रंप के अल्बानिया और अजरबैजान के बीच जारी युद्ध को रुकवाने के दावे पर चुटकियां ले रहे हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने के 1000 दावे खाली जा चुके। पाकिस्तान के 2 ठगों की चापलूसी भी ट्रंप की बातों पर दुनिया को भरोसा नहीं दिला सकी। दुनिया को भरोसा हुआ तो बस भारतीय सेना और उसके शौर्य पर और मोदी के वक्तव्य पर। तभी तो पीएम मोदी से यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने मुलाकात के दौरान ये प्रस्ताव रखा कि भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट यूके की रॉयल एयरफोर्स के पायलट कैडेट्स को ट्रेनिंग दें। जैसे ही ये डील हुई, पाकिस्तानियों की सांसें अटक गईं। तो वहीं कुछ ने ट्रंप नीति के आगे मोदी नीति को सुप्रीम बता दिया। पाकिस्तान अपने ही दलदल में फंसा है। जिन कट्टरपंथी ताकतों को मुल्ला मुनीर और शहबाज गोला बारूद दे रहे थे, अब वही उनकी कुर्सी के नीचे उसे फिट करने में लगे हैं। दूसरी तरफ भारत अपनी डिप्लोमेसी, दोस्ती और डील के सूत्र पर काम कर रहा है। अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर ट्रंप की नजर है। मुल्ला मुनीर और शहबाज ने भी ट्रंप की चापलूसी करते इस मुद्दे पर उन्हें समर्थन दिया, लेकिन भारत ने अपना अलग रास्ता चुना।
भारत ने बगराम एयरबेस पर ट्रंप के दावे पर असहमति जताई। दोस्ती, डिप्लोमेसी और डील की मोदी नीति अब दुनिया को सबसे मजबूत नीति दिखती है, जिसमें परस्पर सहयोग की बात है, न कि सुप्रीमेसी का अहंकार और दम। मोदी का मंत्र वही रहा है जो करीब 11 साल पहले का था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी मंत्र को सिद्ध करते हुए पीएम मोदी ने भारत के लक्ष्यों को तय किया है और वो इसे सिद्ध करने को लेकर संकल्पित है। शिप से लेकर चिप तक के प्रोडक्शन में भारत की भूमिका मोदी ने तय कर दी है। सेमीकंडक्टर के 10 प्रोजेक्ट्स में $18 बिलियन यानी 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये भारत पर दुनिया के बढ़ रहे भरोसे को दिखाता है। यूरोप हो या अफ्रीका, मिडिल ईस्ट हो या अमेरिका, सब ये बात जानते हैं कि 7.5% की रफ्तार से दौड़ती भारतीय इकोनॉमी की ताकत क्या है, भारत के साथ का मिलना क्यों जरूरी है। तभी तो चीन अपने बाजार भारत के लिए खोलने का प्रस्ताव देता है, तो मित्र रूस क्रूड ऑयल की खरीद में भारत को और ज्यादा छूट देता है। दुनिया जानती है कि मोदी के विजन 2047 का टारगेट रखकर दौड़ रहे भारत की बार्गेनिंग पावर आज के दौर में क्यों सबसे ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और अब पाठशाला की वीकेंड क्लास का नेक्स्ट चैप्टर। बॉस, हिंदुस्तान के पास एक से बढ़कर एक धांसू मिसाइल है। लिस्ट लंबी है, मगर इसमें ऐसी मिसाइल का नाम ऐड होने वाला है जो दुश्मनों की सोच से कई गुना ज्यादा रफ्तार वाली और मारक क्षमता ब्रह्मोस से बहुत ज्यादा होगी। इस मिसाइल का नाम है ध्वनि। आप अंदाजा लगा लीजिए, अभी इसका शुरुआती दौर है। इंजन की सफल टेस्टिंग हुई है, मगर अभी से चीन और पाकिस्तान तनाव में है। करीब 4,500 किलोमीटर की दूरी वाले तुर्की की नींद भी इस मिसाइल ने उड़ा रखी। दुनिया के कई देशों की हेडलाइन बनी हुई है ध्वनि मिसाइल। भाई साहब, इसे मिसाइल वर्ल्ड में ध्वनि क्रांति कहा जा रहा है, क्योंकि ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम अब तक डेवलप नहीं हुआ जो इसे ट्रैक कर सके। क्यों ध्वनि मिसाइल भारत के लिहाज से बेहद जरूरी है, पड़ोसी देशों को किस तरह इससे कूल डाउन रखा जाएगा और रोबोट आर्मी या ड्रोन शक्ति के दौर में ध्वनि की वैल्यू बरकरार रहेगी, पूरी रिपोर्ट देगी। ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज है 290 किलोमीटर और ध्वनि मिसाइल की रेंज होगी करीब 7,000 किलोमीटर। यही वो अंतर है जो हिंदुस्तान के दुश्मनों को डरा रहा है। जब से ये खबर आई है कि भारत अब तक की सबसे खतरनाक मिसाइल बनाने की तरफ स्टेप बढ़ा चुका है, तभी से चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान आज तक ब्रह्मोस की मार से उभर नहीं पाया है और ऐसे में यदि उसके सर पर ध्वनि जैसे हथियार का खतरा मंडराने लगे तो खौफ का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके नाम में ही छुपी है इसकी क्वालिटी, इसका असर, इसकी रफ्तार, इसका पलटवार और करारा प्रहार भी। दक्षिण एशिया का क्षेत्र तो छोड़िए, यूरोप के कई देशों तक पहुंचने का मादा रहेगा इस ध्वनि मिसाइल में। अमेरिका, चीन और रूस ही ऐसे देश हैं जिनके पास में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, लेकिन अब भारत भी इस लिस्ट में शामिल होने वाला है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 2025 के आखिर तक पहली टेस्टिंग हो सकती है। 2027 तक स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के साथ यूजर ट्रायल होंगे और 2029 तक ध्वनि मिसाइल भारतीय सेना का हिस्सा होगी। इसके लिए जो भी तैयारियां हैं वो अभी से पूरी कर ली गई हैं। बस इतना समझ लीजिए कि एक बार टेस्टिंग हो जाए तो फिर सारे काम आसान हो जाएंगे और बहुत तेजी भी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है ध्वनि मिसाइल, यानी मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट का वो पार्ट जिसकी मैन्युफैक्चरिंग और मारक क्षमता क्रांति ला देगी। इसके साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल बौनी साबित हो जाएगी।
ब्रह्मोस की स्पीड है 3704 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि ध्वनि की रफ्तार होगी करीब 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। दावा किया जा रहा है कि ब्रह्मोस सटीक मिसाइल है, लेकिन ध्वनि मिसाइल अदृश्य दूरी तक पहुंच सकती है। ब्रह्मोस स्कैल्पल की तरह है, यानी सटीक चाकू, वहीं ध्वनि शैडो की तरह होगी, मतलब असर तक दिखाई नहीं देगा। ब्रह्मोस को सुखोई 30 MKI और INS विक्रांत पर तैनात किया गया है, जबकि ध्वनि को एमका लड़ाकू विमान या फिर दुनिया के किसी भी एडवांस फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकेगा। चीन का S-400 ब्रह्मोस को ट्रैक नहीं कर सकता, मगर ध्वनि को अमेरिका का थाड और इजराइल का आयरन डोम भी रोक नहीं पाएगा। सिर्फ 10 मिनट, बिल्कुल सही सुना आपने। ध्वनि मिसाइल मैक 6 की रफ्तार से उड़ते ही टारगेट पर पहुंचेगी और महज 10 मिनट में काम तमाम कर देगी। और सबसे बड़ी बात, दुश्मन ना तो ध्वनि मिसाइल को ट्रैक कर पाएगा और ना ही इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड कर पाएगा। दुनिया का कोई भी रडार आज तक बना ही नहीं है जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को ट्रैक कर सके, और जब भारत के पास ऐसी मिसाइल होगी तो कल्पना कर सकते हैं कि विश्व पटल पर भारत की ताकत क्या होगी। युद्ध की बदलती दुनिया का भारत संतुलन बदल देगा, और ब्रह्मोस के जिस रैमजेट प्रोफाइल को ज्यादा आसानी से ट्रैक किए जाने को लेकर दुश्मन देश रिसर्च कर रहे हैं, उसे ध्वनि मिसाइल के जरिए ध्वस्त किया जा सकेगा। एक बार लॉन्च करने के बाद जिधर चाहो उधर मोड़ा जा सकेगा। जितना ऊपर नीचे करने की जरूरत होगी, ध्वनि मिसाइल उसी हिसाब से अपनी मंजिल तक पहुंचेगी। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल ऊंचाई से लॉन्च की जाती है। इसे किसी बैलिस्टिक मिसाइल के टॉप से लॉन्च किया जाता है, और ये जो ऊंचाई है 100 किलोमीटर तक की हो सकती है। और इस ऊंचाई से लॉन्च करने की वजह से ये जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है वो अपनी इनिशियल स्पीड को गेन कर लेती है, और इसे अपर एटमॉस्फेयर में पहुंचने में इससे आसानी होती है, और जाहिर है कि उसके बाद वो अपने टारगेट की तरफ बढ़ सकती है। आमतौर पर पारंपरिक मिसाइल एक लाइन में जाती हैं, जबकि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के साथ ये आड़ी तिरछी लाइनें होती हैं। DRDO को सबसे ज्यादा पसीना इसी पर बहाना पड़ रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए इस कैटेगरी की पहली मिसाइल के तौर पर बड़ा चैलेंज है, ब्रह्मोस के कई वर्जन से भी ज्यादा बड़ा एक्सपेरिमेंट। भारत के पास ब्रह्मोस का लैंड वर्जन है जिसकी रेंज 290 किलोमीटर है। नेवी वर्जन भी इसी रेंज वाला है। ब्रह्मोस का एयर वर्जन है जो 400 किलोमीटर तक मार कर सकता है। ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन पर काम जारी है, जिसकी टेस्टिंग 2026 में होने की उम्मीद है। इसकी दूरी 400 किलोमीटर हो सकती है। ब्रह्मोस एक्सटेंडेड वर्जन पर भी काम होना है, जिसे 800 किलोमीटर तक पहुंचाने का टारगेट है। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की चर्चा भी चल रही है, जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर के आसपास पहुंचाई जा सकती है। ब्रह्मोस को भारत रूस के साथ मिलकर बना रहा है, इसलिए उसमें तकनीक और बाकी चीजें दोनों देश साझा करेंगे, मगर ध्वनि के 80% पार्ट्स मेक इन इंडिया होंगे, जो रक्षा क्षेत्र में मोदी के संकल्पों पर मुहर लगाने जैसा है। देश का मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। आज भारत अपनी सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहा है। ध्वनि मिसाइल भारत के लिए गेम चेंजर बनेगी। एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी लकीर खींच सकती है, और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हिंदुस्तान एक नहीं बल्कि कई मोर्चों पर लड़ रहा है। चीन और पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश भी भारत विरोधी साजिशों में लगा रहता है। बताया जा रहा है कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV के जरिए स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण कर लिया गया है। ये इंजन हवा से ही ऑक्सीजन लेकर ईंधन जलाता है और फिर पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर भी आधारित है। इस इंजन ने मैक 6 की स्पीड पाई और ध्वनि मिसाइल में इसे ही लगाया जाएगा। ग्राउंड टेस्टिंग में स्क्रैमजेट इंजन ने 1000 सेकंड से ज्यादा टाइम तक परफॉर्मेंस दी। एयरफ्रेम एरोडायनामिक्स, थर्मल मैनेजमेंट और गाइडेंस सिस्टम की टेस्टिंग भी पूरी कर ली गई है। एडवांस सेरेमिक थर्मल कोटिंग का सफल प्रयोग किया जा चुका है। अब तैयारी 2025 के आखिर की है, जब जमीन और समंदर से टारगेट को साधा जा सकेगा, क्योंकि स्क्रैमजेट इंजन इस तरह की महारत हासिल रखता है।
स्क्रैम जेट इंजन लगाया गया है वो भारत के द्वारा स्वयं से निर्मित है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल प्रोग्राम के तहत जो स्क्रैम जेट इंजन विकसित किया गया था उसी का इस्तेमाल ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल में किया गया है। और जाहिर है कि ये इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हासिल करने की दिशा में बड़ी सफलताएं अर्जित कर रहा है। भारत ने स्क्रैमजेट इंजन जब बनाया था तो किसी को अंदाजा नहीं था कि इतनी तेजी से मैक 6 की स्पीड वाली मिसाइल को पाने में जुट जाएगा, मगर भरोसा चट्टान का था, इरादे प्रबल थे और फिर वो वक्त भी नजदीक आ रहा है जब परमाणु हथियार ले जाने वाली ऐसी मिसाइल भारत के पास होगी जो डरने डराने की परिभाषा ही बदल देगी। ध्वनि मिसाइल की लंबाई करीब 9 मीटर होगी और चौड़ाई करीब 2.5 मीटर। वायुमंडल में फिर से प्रवेश करते समय 2000 डिग्री सेल्सियस से लेकर -3000 डिग्री सेल्सियस के तापमान को सहन करने की कैपेबिलिटी ध्वनि मिसाइल में होगी। चीन की D-17 और रूस की A-1 गार्ड ऐसी मिसाइलें हैं जो कि दुनिया भर में चर्चाओं में रहती हैं, लेकिन अब भारत इन चर्चाओं पर विराम लगाना चाहता है क्योंकि एक ऐसा धमाका होगा और उसके बाद में भारत के पास मिसाइलों की पूरी लाइन सी लग जाएगी, वो भी अलग अलग रेंज वाली। अग्नि 5 के रूप में भारत के पास सबसे ताकतवर मिसाइल है। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। निर्भय के रूप में सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जो 1000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइल में शौर्य भी ऐसा हथियार है जिसमें 700 किलोमीटर तक पहुंचने की क्षमता है। अग्नि 1 से 700 किलोमीटर तक दुश्मन को नेस्तनाबूद किया जा सकता है। प्रलय मिसाइल के जरिए 500 किलोमीटर तक कोई भी टारगेट हिट किया जा सकता है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 290 किलोमीटर तक मार कर सकती है। K-100 के जरिए हवा से हवा में 400 किलोमीटर तक वार किया जा सकता है। पृथ्वी मिसाइल भी हिंदुस्तान के जखीरे में है जिसकी मारक क्षमता 150 से 350 किलोमीटर तक है। अस्त्र मिसाइल से 80 से 110 किलोमीटर तक अटैक किया जा सकता है। मगर अब तैयारी ध्वनि की है जिसकी रेंज ICBM की तर्ज पर हो सकती है। हालांकि DRDO की तरफ से इसे लेकर कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। ICBM का सिर्फ मतलब है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसका मतलब है एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जा सकती है। तो भारत की मिसाइल से यहाँ से अफ्रीका जा सकती है, वो तो इंटर ICBM वैसे ही बन गई। लेकिन जो फर्दस्ट रेंज है, अगर आप देखोगे कि क्या वो अमेरिका तक जा सकती है या नहीं जा सकती है तो मुझे नहीं लगता है कि भारत की कोई इरादा है वहां पर मिसाइल भेजने का। हमारे तो जो इंटरेस्ट है वो रिस्ट्रिक्टेड है, हमारे नेबरहुड के ऊपर है, ठीक है, जो हम भारत के ऊपर खतरा हो सकता है वहां पर है। तो मुझे लगता है कि हम 10,000 किलोमीटर से ऊपर कोई भी इस प्रकार की मिसाइल नहीं बनाएंगे। ध्वनि मिसाइल के लिए कितना बजट रखा गया है ये डिस्क्लोज नहीं किया गया, मगर इसकी खासियत बताकर दुनिया को पैगाम दिया है कि फ्यूचर में हिंदुस्तान ऐसी मिसाइलों की लिस्ट बढ़ाने वाला है जिन्हें अगली पीढ़ी का कहा जाता है और मॉडर्न वॉरफेयर में कहीं भी पहुंचने की कुव्वत ये मिसाइलें रखती हैं, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर आतंकियों को पहुंचाकर नई साजिशों में जुटा है। वहां तक ध्वनि मिसाइल ऐसे पहुंचेगी जैसे पलकें झपका करती हैं। मतलब अंदेशा भी नहीं होगा और आसिम मुनीर का आतंकी आशियाना मटिया मीट हो जाएगा। इसलिए भारत मिसाइल स्टोरेज को लेकर बहुत सीरियस है। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जिस तरह इंटरनेशनल लेवल पर भीख मांगनी शुरू की है, उस लिहाज से ध्वनि सबकी बोलती बंद करने वाली होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।